नमो नमो मित्रों, आइए शुरू करते हैं क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। ओके, व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो भाई साहब, कूलम्स लॉ जो है वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है फोर्स के बारे में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। अभी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए, अगर मैं यह कहूं कि यह वजन 4 किलो है तो ये तो हो गई है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये 4 किलो है तो ये 4 किलो ही है क्योंकि इसे नाप के बताया गया है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि यह वजन बहुत भारी है तो ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। इस पर बहस हो सकती है। कोई बोल सकता है नहीं भाई ये बहुत भारी नहीं है, ये थोड़ा हल्का है। कोई बोलेगा नहीं नहीं जी इतना नहीं, इतना भारी है। तो इस पे एक ओपिनियन फॉर्मेशन आप कर सकते हो सेकंड स्टेटमेंट पे जो कि क्वालिटेटिव है। लेकिन क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट जो कि मैंने बोली थी यह वजन 4 किलो है तो वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, उस पे अब फिर कोई बहस नहीं है। ऐसे ही कूलम ने फोर्स के बारे में स्टेटमेंट दिया था 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। उसने फोर्स का मैग्नीट्यूड भी दिया था और उस फोर्स की डायरेक्शन भी दी थी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। कूलम मेजर्ड द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अब ये पॉइंट चार्जेस क्या है? देखिए यहाँ राइट साइड में देखिए, सपोज करो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की हम बात करें तो ये डिस्टेंस मान लीजिए r है, ठीक है। लेकिन अब अगर ये डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, मान लो दिल्ली मुंबई पे चार्ज रखे हैं, तो दिल्ली और मुंबई के बीच जो डिस्टेंस है, जो कि हम आम भाषा में बात कर लेते हैं, सपोज 1300 किलोमीटर है। अब दिल्ली और मुंबई वैसे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हम बोलते हैं दिल्ली और मुंबई के बीच में डिस्टेंस 1300 किलोमीटर, तो ये कौन से पॉइंट के बीच में ले लेते हैं? तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा दिल्ली मान लो एक रेलवे स्टेशन पे है, पूरा मुंबई एक रेलवे स्टेशन पे है, तो दोनों रेलवे स्टेशन के बीच का डिस्टेंस हम बता देते हैं, चलो भाई 1300 किलोमीटर है। वो हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये जो साइज है ना, ये दो साइज दिल्ली और मुंबई के, यहाँ पे दो चार्जेस के, ये बहुत छोटे होते हैं कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो इनके बीच का है। तो इस सिचुएशन में हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो दिल्ली और मुंबई है ना, वो एक पॉइंट पे रखे हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली इसका मुंबई और दिल्ली का इतना बड़ा होने से और इस पॉइंट पे होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे चार्जेस को पॉइंट चार्जेस बोला जाता है। उसकी डेफिनेशन से और आप देख लीजिए एक बार और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आइए स्लाइड पे। पॉइंट चार्जेस when the linear size of the charge bodies are much smaller than the distance separating them। समझे? जब लीनियर साइज, जो चार्ज बॉडीज का लीनियर साइज है वो बहुत छोटा होता है कंपेयर टू डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, जो डिस्टेंस उन दोनों को सेपरेट कर रहा है, ये जो साइज है ना, साइज मच मच स्मॉलर देन डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, ये आर के। राइटिंग थोड़ी खराब है, इसी से काम चलाना पड़ेगा भाइयों, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन देख ली। तो ऐसे पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला था कूलम ने। अब कूलम ने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए कूलम ने क्या ऑब्जर्व किया। कूलम ने ऑब्जर्व किया फोर्स वेरिड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। राइट में देखिए, फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये मान लो एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इसके बीच में ये R डिस्टेंस है, तो फोर्स वेरी कर रहा है इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between the charges and was directly proportional to the product of magnitude of the two charges and directly proportional to the product of magnitude of two charges and acted along the line joining the two charges। और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो along the line joining the two charges, या तो इधर या इधर। तो आइए पूरी स्टेटमेंट को कंबाइन कर लेते हैं। F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to square of distance between the charges। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम
एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिस कांस्टेंट को बोलते हैं के। और उस के की वैल्यू एसआई यूनिट्स में होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस के की जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। अब इसकी यूनिट आप यहां से भी निकाल सकते हो, के हो जाएगा आपका फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, यहां देखिए इधर फोर्स की यूनिट है न्यूटन, आर स्क्वायर की यूनिट है मीटर और मीटर स्क्वायर, Q1 एंड Q2 ये हो जाएगा कूलम यानी कि कूलम स्क्वायर। तो रख दीजिए के की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ ऐसा यूनिट फॉर्मूले में इसके देखी। तो समझ में आ गया आपको ये? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस के को और एक्सपेंड करेंगे तो इसको लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये एप्सिलॉन नॉट को डिफाइन करते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए ये परमिटिविटी डिसाइड करती है कि किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार बिहेव करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट रिमेंबर कि ये परमिटिविटी डिसाइड करती है कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार बिहेव करेगी। ठीक है, के आपका आ गया इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो भाई लोगों यहाँ एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट के एकदम अपोजिट होगी, क्योंकि ये यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में, यहाँ पे के ऊपर न्यूमरेटर में है। तो के की यूनिट और 4 पाई की अपने में कोई यूनिट होती नहीं है, तो आप लिख सकते हो इधर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई के। तो देखो जो के की यूनिट होगी उसकी जस्ट उल्टी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी। न्यूमेरिकली तो ये वैल्यू आ गई इसकी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 सी स्क्वायर। सॉरी देखिए इधर न्यूमेरिकल तो ये वैल्यू आ गई इसकी 8.54 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट में ये इसका रेसिप्रोकल हो गई। यहाँ पे c -2 था, यहाँ पे c स्क्वायर हो गया। के में न्यूटन की सिंगल पावर थी, इसमें -1 हो गई। यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, यहाँ के मीटर -2 हो गई। जस्ट रेसिप्रोकल हो गया उसका। तो इसको आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं। लेकिन अब कूलम इस फॉर्मूले पे पहुंचा कैसे, ये तो अभी हमने देखा ही नहीं। तो भाई साहब उसने यूज किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाओ, ये टॉर्शन बैलेंस। अब मैं आपको समझाऊंगा कि टॉर्शन बैलेंस चलता कैसे है, ठीक है, काम कैसे करता है। तो देखिए मित्रों, ये देखिए लेफ्ट में ये जो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट के लिए एक जो इक्विपमेंट रखा हुआ है इसको बोलते हैं टॉर्शन बैलेंस। टॉर्शन बैलेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊपर है इसका एक टॉर्शन हेड, ये स्प्रिंग लोडेड रहता है। स्प्रिंग लोडेड इसलिए रहता है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक नीचे आइए, नीचे कंटेनर में 2 स्फीयर हैं, एक लेफ्ट में, एक ये जो मूव किया, एक तो येलो और ये ब्लू। इन दोनों के बीच हम फोर्स मेजर करते हैं। फोर्स मेजर करते हैं इस बाहर वाले स्केल पे, जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्शन होता है, तो ये स्प्रिंग जो है ऊपर, ये इसको काउंटर करता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। और कितना काउंटर करेगा इसको हम बाहर वाले स्केल से मेजर कर लेते हैं, ये जो बाहर वाला स्केल है, तो हमें पता लग जाता है कि कितना फोर्स है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे कूलम ने इस फॉर्मूले की खोज करी। अब देखिए ये स्फीयर बाहर ले गए, इसको अब हम चार्ज करेंगे। ये हमने चार्ज कर दिया। अब हम अंदर ले जाके इसको, जो येलो स्फीयर है
उसके साथ टच करेंगे तो चार्ज दोनों में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। अब दोनों में चार्ज इक्वली डिवाइड हो गया तो देखिए हमने देखा कि यहाँ पे इतना जो है इतना फोर्स लगा इस पे, हमने इसे मेजर कर लिया, दोनों में भी इक्वल फोर्स है, ठीक है, सॉरी दोनों में भी इक्वल चार्ज है, इस पे ब्लू वाले बॉब पे भी और इधर ये जो येलो वाला बॉब है उस पे भी, और ये रिपल्शन हुआ तो हमने फोर्स को मेजर कर लिया है। अब हम ये ब्लू वाले को बाहर लेके आए, हमने सिमिलरली दूसरे बॉब जो ग्रीन है उससे टच किया तो क्यू पे इस पे जो ब्लू वाले पे जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा, दोबारा से हाफ हो जाएगा क्यू पे चार्ज, सॉरी इस पे ब्लू वाले बॉब पे चार्ज। अब हम वापस इसको अंदर ले गए तो अब ओरिजिनली येलो वाले पे तो उतना ही चार्ज है लेकिन इस ब्लू वाले पे हाफ चार्ज हो गया, यानी कि अगर आपने पहले Q और Q के बीच में फोर्स निकाला था, अब आप Q/2 और Q के बीच में फोर्स निकाल रहे हो, तो आपने जो रिलेशन निकाला उसको आपने अपना फॉर्मूले से कंपेयर कर लिया कि कैसा फॉर्मूला आपका आया है। तो जब हमारे भाई साहब कूलम ने कंपेयर किया बार बार ये ऑब्जर्वेशन देखकर, तो उन्हें ये इस प्रकार का फॉर्मूला मिला कि भाई साहब ये जो फोर्स है ना दो चार्ज बॉब्स के बीच में वो वेरी कर रही है एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। और इसी तरीके से उन्होंने दूसरी बार जब किया तो चार्जेस सेम रखे, डिस्टेंस को वेरी किया, डिस्टेंस का भी आधा कर दिया, डिस्टेंस का भी डबल कर दिया और फिर फोर्स निकाला तो देखा कि ये जो फोर्स वेरी कर रही है वो एज अ उसका जो रिलेशन है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, ये आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। और जो फोर्स आ रही है वो ऑब्वियसली अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है जिसपे कूलम ने काम किया था। देखिए सपोज द चार्ज ऑन अ मेटालिक स्फीयर इज Q, इफ द स्फीयर इज पुट इन कॉन्टैक्ट विद एन आइडेंटिकल uncharged sphere, the charge will spread over the two spheres. By symmetry, the charge on the each sphere will be Q/2. Repeating this process, we can get charges Q/2, Q/4, etc. Coulomb varied the distance for a fixed pair of charges and measured the force for different separations. He then varied the charges in pairs, keeping the distance fixed for each pair. Comparing forces for different pairs of charges at different distances, Coulomb arrived at the relation. So I assume कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन की बात हम करते हैं अगली स्लाइड। देखिए मित्रों, अब एक चार्ज इधर Q1 है और एक चार्ज इधर Q2 है, ठीक है। उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो R है। अब देखिए फोर्स को फिजिक्स में हम कैसे रीड करेंगे, इधर F21 लिखा है लेफ्ट में, देखिए F21 का मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो जो पहला न्यूमरल है 2 उस पे फोर्स लग रही है, यानी कि चार्ज Q2 पे फोर्स लग रही है, किसके कारण, जो पीछे वाला न्यूमरल है चार्ज Q1 के कारण 1, तो F21 को हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया था पिछली स्लाइड में, वो होता है कि के की जगह यहां रिप्लेस किया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर बिटवीन द टू चार्जेस। अब डायरेक्शन देने के लिए कैसे इसको डिनोट करेंगे, तो देखिए Q1 और Q2 अभी हमें कोई इसके साइन के बारे में नहीं मालूम है, तो वील एज्यूम कि चलिए ये पॉजिटिव है, बाद में इसको वेरीफाई कर लेंगे कि क्या ये इन ऑल कंडीशंस में फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो Q1 और Q2 अगर पॉजिटिव हैं तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो लगेगी के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जो कि इधर लेफ्ट में ये आ गया है, ठीक है। और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं। Q1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, Q2 वी ऑल्सो हैव टेकन एज पॉजिटिव, तो जब ये रिपेल करेगा तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वही होगी जो पोजीशन होगी 2 की विद रेस्पेक्ट टू 1।
और ये R21 वेक्टर जो है इसको हम रीड करते हैं पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो फोर्स जो Q2 पे लग रही है वो इसी डायरेक्शन में लग रही है जो कि वेक्टर ये डिनोट कर रहा है R21, दैट इज द पोजीशन ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये देखिए Q2 Q1 के रेस्पेक्ट में इधर है, तो फोर्स भी Q2 पे इधर लग रही है बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो वी कैन से कि जो फोर्स ऑन 2-1 का डायरेक्शन होगा वुड बी सेम डायरेक्शन एज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई। तो अब यहां पे देखिए लेफ्ट में फोर्स ऑन 2-1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1। यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यूनिट वेक्टर से इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर की सेम रहेगी। यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि R21 की डायरेक्शन में वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो। कहने का मतलब है आपने फोर्स को सिर्फ डायरेक्शन दी है, उसकी मैग्नीट्यूड में कुछ घटाई या बढ़ाई नहीं करी है। अगर आप कोई और वेक्टर मल्टीप्लाई करते, मान लो आपने पूरा ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया होता, अगर आप ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देते तो नीचे से एक आर कम हो जाता। समझ में आ रही है बात? तो आपने मैग्नीट्यूड ना चेंज करने की बजाय सिर्फ एक डायरेक्शन दी है, और डायरेक्शन देने के लिए आपको जो भी डायरेक्शन पता है कि फोर्स की वो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। समझ में आ गई ये बात? अब यूनिट वेक्टर होता क्या है? देखिए यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21। ये अगर वेक्टर्स आपको क्लियर है तो इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा K Q1 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ना Q1 चेंज हुआ, ना Q2 चेंज हुआ, ना R डिस्टेंस बिटवीन द टू चेंज हुआ। लेकिन क्या चेंज हो गया? पोजीशन ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू 2 वो चेंज हो गई। वो अब ऐसे है, ऐसे R21 वेक्टर जो था आपका वो ऐसे था, R12 वेक्टर जो है वो इस तरफ है, Q1 लेफ्ट में है ना Q2 के। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम है। तो यानी कि फोर्स जो 1-2 है वो ऐसे है, और फोर्स जो 2-1 है वो इस डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, यानी कि जितनी स्ट्रेंथ इसकी है उतनी ही स्ट्रेंथ इसकी है। ठीक है, तो अगर मैं F12 को उल्टा कर दूं, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। वेक्टर्स में तो माइनस का मतलब रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन होता है। तो अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स, तो ये हो जाएगा भाई साहब ऐसे, और सेम स्ट्रेंथ जो कि F21 की है और सेम डायरेक्शन हो जाएगी, इक्वल टू F21, यानी कि माइनस F12 इज इक्वल टू F21। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12, तो वही चीज है। ये माइनस साइन सिर्फ इतना दिखा रहा है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल बट अपोजिट ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। जो फोर्स चार्ज 1 पे 2 लगा रहा है वो फोर्स इक्वल है लेकिन अपोजिट साइड में है जो फोर्स चार्ज 2 पे 1 लगा रहा है। समझ में आ गया? फोर्स F12 ऐसे है, जो कि सॉरी
F12 इधर लग रही है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर लग रही है। तो दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बस डायरेक्शन ही तो अपोजिट है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो भाई साहब अब न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो फोर्स जो चार्ज Q1 लगा रहा है 2 पे, उसके अगेंस्ट में फोर्स तो Q1 पे भी लग रही है ना। तो जो फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है, उसके अपोजिट में सेम फोर्स Q1 पे लग रही है Q2 के कारण। तो यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला तो अब हमने लिख लिया और समझ लिया। अब इसको वैलिडेट कर देते हैं कि क्या ये है सब लाइक और अनलाइक चार्जेस के लिए वैलिड है, जैसा कि हमने शुरू में बोला था। अभी तो हमने केस लिया था कि दोनों Q1 और Q2 पॉजिटिव है। तो एज्यूम करो कि Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है, तो ये अनलाइक चार्जेस हो गए। Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, तो Q2 पे अब रिपल्शन की बजाय अट्रैक्शन वाली फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू दिस वेक्टर, यानी कि माइनस R21 फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, माइनस R21 की डायरेक्शन में। R21 ऐसे है आपका पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो उसके अपोजिट में फोर्स लगेगी, यही है ना। तो भाई साहब फॉर्मूले में रखो Q1 नेगेटिव रखोगे, Q2 पॉजिटिव है, तो एक माइनस साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली। यानी कि फोर्स जो है वो माइनस R21, ये देखो फोर्स जो है माइनस R21 डायरेक्शन में लगेगी, और वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यानी कि ये वैलिडेट हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अभी हमने Q1 नेगेटिव लिया था, अब हम इसे Q2 नेगेटिव लेके देख लेते हैं। भाई साहब अब Q2 नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में ना लग के ऐसे लगेगी, अट्रैक्शन, क्योंकि अनलाइक चार्ज हो गए, है ना। तो यानी कि R21 की डायरेक्शन में ना लग के माइनस R21 की डायरेक्शन में लगेगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं लगेगी, ये ऊपर वाला है R21 वेक्टर, और माइनस R21 ये नीचे वाला है। ठीक है, फॉर्मूले में रख दो जी, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, तो एक माइनस साइन आ जाएगा इधर। भाई साहब ये माइनस साइन जो है आपको फोर्स की डायरेक्शन ही दिखाएगा इधर R21 के साथ, की फोर्स की डायरेक्शन है वो माइनस R21 यूनिट वेक्टर में लग रही है। समझ में आ गया? दोनों नेगेटिव ले लो, चलो दोनों नेगेटिव, अब दोनों नेगेटिव, Q1 Q2 दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नेगेटिव, तो फिर से लाइक चार्जेस हो गए, और लाइक चार्जेस में रिपल्शन होगा, यानी कि फोर्स Q2 पे Q1 के कारण जो लगेगी इसी डायरेक्शन में लगेगी, जो कि पोजीशन वेक्टर होगा Q2 का Q1 के रेफरेंस में, R21 की डायरेक्शन में लगेगी, ऐसे रिपेल करेगा ये Q1 Q2 को। तो ठीक है जी, डालो फॉर्मूले में Q1 भी नेगेटिव, Q2 भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, R21 की डायरेक्शन में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा फिर, क्योंकि प्लस का साइन अभी भी है, प्लस का साइन बाद में भी रहेगा Q1 और Q2 की वैल्यूज डालने के बाद। तो यानी कि हमने सारी पॉसिबिलिटीज डाल के देख ली, ये फॉर्मूला जो है ये यूनिवर्सली वैलिड है। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो हमारा जो ये टॉपिक कूलम्स लॉ का समाप्त हो गया। अब यहाँ नीचे देखिए, इन केस आपको इंडिविजुअली Q1 की कोई पोजीशन दी हुई है, Q2 की कोई पोजीशन दी हुई है, मान लो वेक्टर्स में दी हुई है AI प्लस B J प्लस C K, और Q की दी हुई है XI प्लस Q2 की Y J प्लस Z K। तो भाई साहब कभी अगर आपको R21 निकालना हो, वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो सिंपल सा R, ये आपका R2 है, ये आपका R1 है, पोजीशन ऑफ 2 पोजीशन ऑफ 1, तो R2 माइनस R1 कर लेना, ये फॉर्मूला होता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ
2 माइनस पोजीशन ऑफ 1। समझ में आ गया कैसे होता है इसका प्रूफ? आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से खुद भी देख सकती है। देखो इधर बता देता हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस वेक्टर्स में पढ़ा होगा, दिस प्लस दिस वुड बी इक्वल टू दिस, यानी कि R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, ये R21 है, पोजीशन ऑफ 2, ये देखिए R21 वेक्टर है ये ऊपर, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर है, ठीक है। 21 क्योंकि यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q1 है, पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये R21 ऊपर वाला हो गया। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे, R1 वेक्टर प्लस में R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, ठीक है। इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन कर दिया, R21 वेक्टर हो जाएगा आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ऐसे यूज कर लेना इसको, ओके ठीक है। हमारा ये टॉपिक जो है कूलम्स लॉ वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर।